विपक्ष एक बार फिर देश के सामने बेनकाब हो गया है। कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन अब जो असलियत बाहर आ रही है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। पीएम मोदी पर जबरदस्ती निशाना साधने के लिए कांग्रेस के लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि जब बात देश की हो तो एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं को तो सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है और मोदी विरोध के चक्कर में वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मात खाने के बाद भी विपक्ष के लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। दरअसल विपक्ष के लोग लगातार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को झटका दे चुका है। एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में खूब मेहनत की थी। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे वकीलों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खूब दलीलें दी थी। चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ कर दिया कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। ऐसे में अब एसआईआर पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन विदेश से आई खबर के आधार पर विपक्ष के लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष को सरकार के साथ देना चाहिए और बताना चाहिए कि विपक्ष और सरकार एकजुट है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष प्रतिवेदकों ने भारत में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के आरोपों पर भारत सरकार से जवाब मांगा। यूएन द्वारा जारी किए गए लेटर में लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने और खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के कथित प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा कि ज्ञानेश कुमार की समझदारी और काबिलियत की चर्चा अब संयुक्त राष्ट्र में हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश के लिए ये कितने गर्व का पल है, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। वहीं इस मुद्दे पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत में एक असंवैधानिक एसआईआर प्रक्रिया के कारण लाखों वोटर्स चुनावी लिस्ट से गायब हो गए हैं और उनके भी गायब होने का खतरा है। अब यूएन के स्पेशल रिपोर्ट्स ने एआई आधारित अपारदर्शी तरीके से लोगों के नाम हटाने और अल्पसंख्यकों पर इसके बहुत ज्यादा असर को लेकर गंभीर चिंता जताई। सागरिका घोष ने आगे कहा कि चुनाव आयोग बिना जवाबदेही वाले एल्गोरिथम के जरिए वोटर्स के अधिकारों को खत्म कर रहा है। वैनिश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव आयोग ने भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। दरअसल यूएन की ओर से 1 मई 2026 को भेजे गए पत्र में कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों पर इसके कथित प्रभाव को लेकर चिंता है। रिपोर्ट में भारत सरकार को जवाब देने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। दर्शकों, यूएन की ओर से भारत को भेजे गए पत्र मुद्दे पर विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को क्लीन चिट दे चुका है। दर्शकों, विपक्ष जो भी कहे, लेकिन आप दर्शक एसआईआर के पक्ष में हैं तो कमेंट में वी सपोर्ट एसआईआर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के पक्ष में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष की बढ़ गई है चिंता और कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। दर्शकों, पीएम मोदी की लीडरशिप में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही। अब भी पीएम मोदी किसी देश के दौरे पर जाते हैं और वहां भारत के प्रधानमंत्री की वाहवाही होती है तो कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगती है। कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि पीएम मोदी किसी देश के दौरे पर बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जाते हैं और पीएम मोदी का सम्मान देश का सम्मान है। कोई देश अगर पीएम मोदी को अवार्ड देता है, उनका सम्मान करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो देश भारत का सम्मान कर रहा है। लेकिन इससे भी कांग्रेस को तकलीफ होती है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के सम्मान और उन्हें मिलने वाले अवार्ड पर निशाना साधते हैं। वहां अब कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी की यात्राओं पर हमला बोला है। कांग्रेस आईटी सेल के हेड सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए उनके उम्र के साथ साथ पीएम मोदी पर कटाक्ष भी किया। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज न्यूजीलैंड में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब उन्हें कोई जानता नहीं था और वहां उनके एक साथी ने उन्हें एक मफलर, एक टोपी और एक जोड़ी दस्ताने गिफ्ट किए थे। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई, अच्छे दिन तो कांग्रेस राज में ही थे, जब भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले भी न्यूजीलैंड घूमने जाया करते थे। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी का जोश इतना ठंडा पड़ गया है? क्यों उन्होंने तुरंत यू टर्न ले लिया?
दरअसल कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों की गूंज आंदोलन चला रही थी। इस आंदोलन के तहत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी था। बिहार की राजधानी पटना में भी 15 जुलाई को ये कार्यक्रम तय था, लेकिन ये अब स्थापित हो चुका है कि ये आयोजन 17 जुलाई को देहरादून में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी पिछले 20 दिन से सार्वजनिक गतिविधियों में नजर नहीं आए। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर हैं कहां? मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन इसे लेकर ना तो कोई यात्रा कार्यक्रम जारी किया गया और ना ही उन्होंने खुद इसे लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के कारण कांग्रेस को पहले ये तय छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़े कई कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। वहीं अब बीजेपी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। दर्शकों, केरल के वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन को लेकर बीजेपी राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वायनाड हादसे के कई दिन बाद भी राहुल गांधी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने और पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि राहुल गांधी काफी समय से भारत से बाहर हैं और किसी को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मालवीय ने सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या किसी को पता है कि राहुल गांधी कहाँ हैं? वो किस देश में छुट्टियां मना रहे हैं? वो किसके साथ हैं? वो अक्सर किससे मिलने जाते हैं? वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा है कि वायनाड में हालिया भूस्खलन में लोगों की जान गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई, लेकिन इसके बावजूद न राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रभावित इलाकों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। मालवीय ने कहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता इस बात से मापी जाती है कि वो लोगों से कठिन समय में मिलने खड़ा हुआ या नहीं, न कि केवल चुनाव के समय उनके बीच। इसके साथ ही अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का वो इकोसिस्टम जो अन्य मामलों में काफी मुखर रहता है, इस बार भी पूरी तरह खामोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को केरल के वायनाड जिले में मैपाटी के पास कल्लाडी क्षेत्र में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के वहां न जाने को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के हालिया विदेशी यात्राओं की उपलब्धियों का रविवार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए जीत हासिल करके लौटे हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अपनी विदेश यात्रा पर बंद कमरों में साजिश रच रहे होंगे। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की उस टिप्पणी का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मोदी की कई नीतियों को अपनाया है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने मोदी का थोड़ा भी अनुसरण किया होता तो वो 99 चुनाव नहीं हारते। इसके अलावा पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी संभवतः ये साजिश रच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे अच्छे कामों में बाधा कैसे डाली जाए। सांसद संबित पात्रा ने यह भी कहा है कि आप सोच रहे होंगे कि राहुल बाबा कहाँ हैं, पता लगाने की कोशिश कीजिए। प्रयागराज में 10 जुलाई को होने वाला उनका एक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। पटना में भी कार्यक्रम था, वो भी स्थगित हो गया। उनके पासपोर्ट पर शायद लंदन, आइसलैंड और जर्मनी जैसी जगहों की मोहरें लगी हों, कौन जाने। वो यात्रा पर निकले हैं, तो देखा आपने कैसे विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। दर्शकों, कांग्रेस राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक लगभग हर राज्य में कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त की प्रदेश में पहली जनरल बॉडी बैठक महज औपचारिक परिचय तक सीमित नहीं रही। पार्टी मुख्यालय में बंद कमरे में हुई बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने गुटबाजी, विधानसभा चुनाव 2024 की हार, संगठनात्मक अनुशासन और भविष्य की रणनीति पर खुलकर अपनी बात रखी। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि गुटबाजी नहीं, अलग अलग समूह होना स्वाभाविक है, लेकिन स्थिति तब गलत हो जाती है जब कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने नमस्ते तक नहीं करते। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का पुराना झगड़ा नए अंदाज में सामने आ गया, जिसमें हुड्डा को सुरजेवाला की सलाह है कि अब वक्त आ गया है कि वो कमान छोड़ दें। वहीं पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर शुरू हुई बगावत तेज हो गई है। शनिवार को पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के साथ हुई बैठक में चन्नी गुट ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को दोबारा अध्यक्ष बनाने का कड़ा विरोध किया है।
और उन्हें हटाने की भी मांग की है। वहीं पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने चिंता जताई है। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस को कई राज्यों में सत्ता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि नेताओं ने संगठन को मजबूत करने के बजाय आपसी खींचतान में ज्यादा ऊर्जा लगाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हम जीतते जीतते रह गए, सरकार सजी हुई थाली की तरह हमारे सामने थी, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण हम हार गए। पिछले चुनाव में पंजाब में भी ठीक यही स्थिति बनी थी। वहां सरकार हमारी बन रही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ लोगों ने सबसे पहले मोर्चेबंदी शुरू कर दी। उदित राज ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर हम गुटबाजी करते रहे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ मिलेगा तभी बटेगा, तभी तो फायदे में रहेंगे, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए गुटबाजी छोड़कर एकजुट होकर काम करने का समय है। इसके साथ ही उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया है। उदित राज ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी न केवल चुनाव हारने का एक बड़ा कारण है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी के कमजोर होने की भी प्रमुख वजह है। समझ में नहीं आता कि आपसी लड़ाई से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। गुटबाजी के कारण कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने से असफल हो गई। पंजाब के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा उदित राज ने यह भी कहा कि स्वयं पंजाब भी पिछले विधानसभा चुनाव के समय भीषण गुटबाजी का शिकार हुआ। पार्टी के अध्यक्ष ने मानो सुपारी ले रखी थी कि अपनी ही सरकार के हर निर्णय का विरोध करना है और परिणाम था हम हारे। उदित राज ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि अगर हम संविधान बचाने के संघर्ष, साथ ही राहुल गांधी जी के त्याग और समर्पण को सामने रखकर देखें तो हमें गुटबाजी से बचना होगा। संगठन में अगर कोई समस्या या मतभेद हो तो उसे पार्टी के उचित मंच पर रखना चाहिए। तो देखा आपने कैसे उदित राज भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी की कोशिशें बेकार जा रही हैं और पार्टी के नेता एकजुट नहीं हैं। ऐसे में सुप्रिया स्नेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश जो राहुल गांधी को जननायक साबित करने में लगे हैं, उनके लिए उदित राज का ये बयान करारा जवाब है कि अगर राहुल गांधी वाकई जननायक होते तो पार्टी के तमाम नेता एकजुट होकर उनके पीछे चल पड़ते, लेकिन पार्टी के नेताओं पर ही राहुल गांधी की बातों का असर नहीं पड़ रहा है। पंजाब के बरनाला में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए टीम वर्क पर जोर दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और जो नेता टीम प्लेयर की तरह काम नहीं करेगा उसे रिजर्व खिलाड़ी बना दिया जाएगा। राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर कार्यवाही की बात भी कही थी, लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की चेतावनी का असर भी कांग्रेस के नेताओं पर नहीं पड़ रहा है। दर्शकों, दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। वहीं राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों द्वारा पार्टी का साथ छोड़ने के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी काफी कमजोर हो गई है, जिसके बाद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता देश के जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी ने सरकार गिरा दी। क्या हमारे युवा परीक्षा पत्र लीक में शामिल लोगों को जेल नहीं भेज सकते? अगर पेपर लीक रोकना है तो हमारे जेनजी को आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं आंदोलन के इस बयान के कुछ दिन बाद ही सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद अमेरिका में बैठकर अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और अब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से केजरीवाल ने आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे से अनशन करवाया था, उसी तरह अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक से अनशन करवा रहे हैं। लेकिन सीजेपी के इस आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन का असर देश के लोगों पर नहीं पड़ रहा। गिने चुने लोग ही अनशन में जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब लोग आंदोलन को फ्लॉप होता देख सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि मानसून सत्र के पहले दिन इस शांतिपूर्ण मार्च के लिए दिल्ली पहुंचे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सोनम वांगचुक के 20 जुलाई को जंतर मंतर की संसद को ओर जाने वाले मार्च में शामिल होंगे। दरअसल संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 59 साल के सोनम वांगचुक देश के करोड़ों युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 14 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है। 9 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन मेलोडी मोदी पर घंटों खबर चलाने वाला निर्दयी गोदी मीडिया की आत्मा मर चुकी है और उसको करोड़ों युवाओं के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। तुम कब जागोगे? युवा शक्ति, पहुंचो जंतर मंतर। इसके साथ ही संजय सिंह ने अपने वीडियो बयान में एक्स पर शेयर करते हुए ये भी कहा कि वो भी जंतर मंतर से संसद तक 20 जुलाई को होने वाले मार्च में शामिल होंगे। ऐसे में साफ है, आम आदमी पार्टी अब खोलकर सीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। वहीं एक्स पर संजय सिंह को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि ये युवाओं के भविष्य के लिए या मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का और किसी का इस्तेमाल करना बंद करो। अभिजीत दीप के खुद क्यों नहीं आमरण अनशन करता? तुम लोगों ने यही काम अन्ना हजारे के साथ किया था। अब मकसद एक और लूट की पार्टी बनाने का है। वहीं एक एक्स यूजर ने और लिखा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में साथ दिया था, सरकार बनी, दिल्ली में 10 साल प्लस हो गए, नीट पेपर लीक पर अब फिर अनशन। पहले अपने दिल्ली के स्कूल कॉलेज सुधार करो,
जब तुम्हारी सरकार थी, जहां शिक्षा के हालात सबको पता है। दर्शकों, संजय सिंह मीडिया पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन यही लोग मीडिया को देखकर गोदी मीडिया बोलते हैं। वहीं अब जब पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां लोग नौकरी के लिए आंदोलन पर बैठते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। पंजाब में आंदोलन पर बैठे लोगों पर पुलिस ने जो लाठियां बरसाई थी, उसको लेकर बीजेपी ने आप पर जमकर निशाना साधा था। ऐसे में पहले आम आदमी पार्टी को पंजाब को लेकर जवाब देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सीजेपी का साथ देने का ऐलान कर संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की ही पोल खुलवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें